हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है, जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो आज हम डाइपोल स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझेंगे, फिर आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे और फिर उसके आगे आने वाली क्लास में हम इसके पोटेंशियल वगैरह की भी बात करेंगे। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल, और साथ साथ हम एडोफ के रेलेवेंट सवाल कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल होता क्या है? तो डाइपोल से पहले तुम्हें की समझनी पड़ेगी कि हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो तरह के, हमने तीन, वैसे तो तीन तरह के मटेरियल देखे थे: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो जो तुम्हारे इंसुलेटर्स होते हैं या डाइइलेक्ट्रिक्स, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से डाइपोल्स हमें दिखते हैं। तो ये हमारे पास कोई एक सपोज डाइइलेक्ट्रिक है या इंसुलेटर, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, एक हो सकता है पोलराइज डाइलेक्ट्रिक और एक होता है अनपोलराइज डाइलेक्ट्रिक। तो फर्क क्या होता है, इसके अंदर एटम्स वगैरह होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी भी तरीके से जो एटम्स होते हैं ना, उनमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, यानी कि तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरीके से प्लस माइनस के पेयर्स बना लेते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, प्लस माइनस। ये कैसे भी ओरिएंटेड हो सकते हैं, क्योंकि एक इंसुलेटर है तो ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बस ये आपस में बहुत छोटा सेपरेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि चार्जेस तो प्रेजेंट है ही, बट वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं, और इसमें अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो फिर ये और ज्यादा सेपरेट होंगे। वहीं पे हम डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वगैरह की बात करते हैं, तो भी हम देखेंगे। तो बेसिकली इस तरीके के चार्ज पेयर प्लस माइनस तुम्हें छोटे छोटे मटेरियल में देखने को मिलेंगे। तो ये डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर है, वो भी पोलराइज्ड, ठीक है। लिख सकते हो पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक। तो ये होते हैं पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक, जिसमें इस तरीके का प्लस माइनस का थोड़ा बहुत शिफ्ट तुम्हें मिलता है। इसको मैं भी लिखवाता हूँ। और अनपोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं, अनपोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं प्लस माइनस ओवरलैप नॉट शिफ्टेड, जिसमें ये शिफ्टेड नहीं होते और ये एक साथ ओवरलैप्ड ही होते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, आओ देखते हैं। तो इतना समझ में आया कि प्लस माइनस चार्ज जो है एक एटम का ही, जो कि वैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि वो प्लस माइनस का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट वो थोड़ा सा एक दूसरे से ऐसे शिफ्ट होकर के एक छोटे से बहुत छोटे सेपरेशन के, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत छोटा सेपरेशन हो जाता है। तो बेसिकली अब इसको थोड़ा सा हम एनलार्ज पिक्चर देखेंगे। तो होता क्या है, सपोज कोई क्यू चार्ज था किसी एटम पर या जो भी, तो वो इस तरीके से शिफ्ट हो गया है प्लस क्यू माइनस क्यू। ये दो चार्जेस की तरह इस तरीके से स्प्लिट हो गया है, जिसके बीच में ये सेपरेशन जो है, इसको तुम लिख सकते हो वेरी स्मॉल सेपरेशन, वेरी स्मॉल सेपरेशन। इस तरीके से इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज बहुत छोटे सेपरेशन पर रखे हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। और इसी की सारी कैलकुलेशन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। पॉइंट डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज बहुत छोटे सेपरेशन पर रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया, और इनके बीच में अभी कोई फील्ड नहीं है, फील्ड हम बाद में लगा के देखेंगे क्या होता है। अभी नो फील्ड इन बिटवीन लिख सकते हो तो, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं। तो पॉइंट डाइपोल का मतलब समझ में आ गया। अब सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट डाइपोल है जिसमें ये हो गया तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज, और ये हो गया तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाना चालू करेंगे, है ना। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इसके पैरेलल ये हमने लगाना चालू करी, ठीक है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर तुमसे मैं पूछूं इन दोनों चार्जेस को अगर हम अलग अलग देखें, तो इस प्लस क्यू वाले चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो बोलोगे इधर, ठीक है। मतलब बेसिकली पैरेलल, ये थोड़ा सा सही से लग गया। हाँ, ये, ठीक है, प्लस क्यू वाले चार्ज पर ऐसे फोर्स लगेगी, ठीक। और ये जो माइनस क्यू वाला चार्ज है, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टे डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अब क्या होगा जब इस ई को तुम बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे इस तरीके से, है ना।
तो एक ऐसा समय आएगा जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये इधर खींच रहा है, इसको बढ़ाने से इसको ये और ताकत से इधर खींचेगा, इसको ये और ताकत से इधर खींचेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये एक दोनों से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और उस समय हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया है और अब मटेरियल कंडक्टिंग हो गया है। क्योंकि पहले ये प्लस माइनस एक साथ थे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, बट अब ये अलग अलग फ्री घूमने लगेंगे, तो वहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो अब मटेरियल तुम्हारा कंडक्टिंग हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि if E bar is increased, dipole will break will break for some value of E, और इस पूरे प्रोसेस को इस ब्रेकिंग को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी रिक्वायर्ड होती है, कि मतलब इंक्रीज करते हैं जिस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर विच डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन takes place is called critical value of electric field for that medium। critical value of electric field for that मीडियम, तो उस मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जिस पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। बेसिकली ये सेपरेट होते हैं। एयर के लिए ये कितना होता है ये लिख सकते हो तुम। एयर के लिए जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलर। इतना होता है क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके लिए डायरेक्ट ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की कैलकुलेशन पर आएंगे डाइपोल की वजह से। तो हेडिंग डालते तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तो होता क्या है बेसिकली। डाइलेक्ट्रिक क्या तुम समझ ही लिए। तो इसमें तुम लिखोगे कि डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स, एक ही बात है, हमने ऊपर लिखा भी है, आर मटेरियल विच डोंट हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है, फ्री चार्ज पार्टिकल तो इसमें होते नहीं, विच डोंट हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है ना। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें रिवीजन के लिए आसान रहे। इसको मैं थोड़ा लैंग्वेज में दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है तुम बाद में भूल जाओ, इसलिए आर बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी तुम्हें ऊपर बताई है पूरी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे होता है और डाइलेक्ट्रिक बेसिकली डाइपोल होता क्या है ये। ठीक है, आर बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स और मॉलिक्यूल्स when such a material is placed in a region of strong electric field। when such a material, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, is placed in a region of strong electric field, is placed in a region of strong electric field, the electrons experience force in opposite direction। The electrons experience force in opposite direction to force experienced by पॉजिटिव न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ई, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है,
at a certain value of E, the free charge particles are available. The free charged particles are available, and in that dielectric material, and in that dielectric material, the positive and negative ions may get separated. The positive and negative ions may get separated. This mechanism is known as dielectric breakdown. This mechanism is known as dielectric ब्रेकडाउन। ठीक है, ये हो गया। एक चीज और ध्यान रखना, फॉर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये तो एक रीजन है, ठीक है। देयर मे बी अदर रीजन ऑल्सो। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे। वट एवर, अभी थोड़ा सा थियोरेटिकल जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन तुम्हारा थियोरेटिकल टॉपिक है, पर इसके बाद हम तुरंत डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने पर आ रहा है, तो वहां तुम्हें और मजा आएगा। तो इसमें वट एवर विद द रीजन, वट एवर वट एवर बी द रीजन, हाँ, आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर breakdown of dielectric, it has a lot of free electrons. It has lot of free electrons. It gets converted into conducting medium. It gets converted into conducting medium. Okay. हम्म। अब बेसिकली सपोज तुम्हारे पास एक इस तरीके की दो बॉडीज है ना। एक बार इस तरीके का पॉजिटिवली कुछ चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने बोला ए। और एक और बॉडी है तुम्हारे पास बी, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है। सॉरी, इस पे नेगेटिव चार्ज था यार, इस पे इस तरीके से कुछ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अभी ये थोड़ा दूर रखे हुए हैं, बट अब मैं क्या करता हूँ कि इस बी वाली बॉडी को उठाता हूँ, है ना, और इसको मैं इसके पास ले आता हूँ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से सेपरेशन मैंने कम कर दिया। तो जितना सेपरेशन कम करोगे, उतना इनके बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इस वाले रीजन में, ठीक है। और सेपरेशन कम करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी कि यहाँ पर मौजूद जो तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे, सपोज ये एयर ही है तो एयर पार्टिकल्स होंगे, तो उनका डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और एयर यहाँ पर कंडक्टिंग बन जाएगी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तुम प्लस माइनस चार्ज को पास ला रहे हो, तो के क्यू बाई आर होती है ना तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम सेपरेशन कम करते जाओगे। और एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वाली क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखी वो आ जाएगी उस मीडियम के लिए। उस टाइम पर यहाँ पर डायरेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये पूरी एयर जो है बीच की ये कंडक्टिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग बन जाएगी, इसको ऐसे डॉट से दिखा देता हूँ, बीच की एयर कंडक्टिंग बन जाएगी। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, तो लिखते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी
two objects A and B have positive and negative charges respectively, have positive and negative charges respectively, as shown. When separation between A and B is decreased, when separation between A and B is decreased and brought closer, हाँ ठीक है वही, the air gap may suffer breakdown, ठीक है, मतलब आयनाइजेशन ऑफ मटेरियल मीडियम, आयनाइजेशन ऑफ मटेरियल मीडियम, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पर डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाएगा और एयर बिकम्स कंडक्टिंग। तो यही लाइन आखिरी कि व्हेन breakdown occurs, when breakdown occurs, air becomes conducting, air becomes conducting, and charge begins to move from one body to another, and charge begins to move from one body to another। तो इस तरीके से जिसको हम बोलते हैं स्पार्क हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली ब्रेकडाउन अब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इस डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पहले एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है जो कि होता है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर, जिसको हम ऐसे पी बार से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो हमने बेसिकली डाइपोल देखा था। हम्म तो डाइपोल हमारा ऐसा था कि एक ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, इससे कुछ सेपरेशन, इस सेपरेशन को सपोज मैं बोल रहा हूँ एल, है ना, पे प्लस क्यू चार्ज है। हाँ तो यार इस तरीके से हमारे पास ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज जो कि एल डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना, ये सेपरेशन एल है, ठीक है। तो इसका एक हम डायपोल मोमेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं जिसकी डायरेक्शन होती है ये, मतलब माइनस से प्लस की तरफ, और मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू एल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायपोल मोमेंट वेक्टर, इसके लिए अगर हम इस पूरे डायपोल के लिए लिखना चाहें तो हमारा डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा क्यू, क्योंकि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू है, क्यू इंटू इट्स सेपरेशन, सेपरेशन कितना है एल, और डायरेक्शन आर कैप, आर कैप कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, माइनस से प्लस की तरफ। तो आर कैप को तुम लिख सकते हो डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। तो ये हो गया तुम्हारा डायपोल मोमेंट वेक्टर क्यू एल आर कैप, एल सेपरेशन है, आर कैप तुम्हारा डायरेक्शन बता ही दिया, और क्यू इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये हो गया। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली क्यू एल हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके लिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो अब मैं डायपोल मोमेंट वेक्टर सीधे सीधे ऐसे बना रहा हूँ, है ना, पी बार, मतलब इधर माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे, ठीक है। अब बार बार नहीं लिखूंगा माइनस प्लस, ये अपने आप ऑब्वियस है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक एक्सेस लेते हैं जो कि एक तो इसके अलोंग हमने ले ली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ डायपोल, ठीक है। ये एक्सेस है,
एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो और इस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यहाँ 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 यहाँ, इन सबको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट्स, ठीक है। फिर एक हम लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। वो क्या होती है, जैसे ये टोटल एल है, यहाँ से L/2, L/2 एकदम मिड पॉइंट पर हमने एक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ले ली, ये वाली। इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन में खासियत क्या है कि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो माइनस से और प्लस से इसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। मेरे ख्याल से ये चीज तुम्हें क्लियर होगी इस तरीके से। ये सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो बेसिकली इस एक्सिस पर जितने पॉइंट्स है ये एक्सियल पॉइंट्स, और इस लाइन पर जितने पॉइंट्स है ये इक्वेटोरियल पॉइंट्स, और इसके अलावा कोई भी है तो वो जनरल पॉइंट पूरे स्पेस में ये है। तो पॉइंट्स को हमने तीन तरीके से क्लासिफाई कर दिया। पहला है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट्स, सॉरी पहला है हमारा एक्सियल पॉइंट्स, एक्सियल पॉइंट्स। दूसरा है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट्स, इक्वेटोरियल पॉइंट्स। और तीसरा जनरल पॉइंट्स। इन दोनों के अलावा कहीं पर भी है तो वो जनरल पॉइंट्स है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से इन तीनों टाइप के पॉइंट्स पे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमें आगे करनी है, उसके अलावा हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जो जनरल पॉइंट होता है उसको कहो तो मैं यहीं दिखा दूं। सपोज इस टाइप का कोई जनरल पॉइंट है P, जनरल पॉइंट है ना, इस तरीके का। तो इसको या तो तुम इस तरीके से एक्स वाई में डिनोट कर सकते हो, तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर तुम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में डिनोट कर सकते हो, आर थीटा, जिसमें आर हो जाएगा तुम्हारा इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, और थीटा हो जाएगा इस पॉइंट का एंगल डाइपोल के सेंटर से, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे हमें तीनों टाइप के पॉइंट के लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। पोटेंशियल की कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो तुम हेड डाल सकते हो सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट, एट एनी एक्सियल पॉइंट। हाँ, तो हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो सपोज हमारे पास एक डाइपोल है इस टाइप का, एक मिनट आपको स्ट्रेट थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। जिस पर यहाँ तुम्हारा माइनस क्यू चार्ज होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज होगा। अब एक्सियल लाइन में जरा पिंक कलर से ड्रॉ कर दूं इस पे आगे, इस तरीके से, ठीक। अब इस पे सपोज हमको एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है, जो कि, और यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन में ऐसे दिखाने के लिए बना देता हूँ क्योंकि ओरिजिन हमारा वही रहता है ना, जहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल इंटरसेक्ट करती है। तो ये ओरिजिन हो गया हमारा, है ना। तो इस पी का डिस्टेंस यहाँ से है तुम्हारा आर। और ये क्योंकि हम इसको L/2 बोलते हैं, तो L/2 को हम ए बोल देते हैं, तो बेसिकली हम ऐसा बोल देंगे कि ये डिस्टेंस है ए, और ये डिस्टेंस भी है तुम्हारा ए। तो पहली बार डाइपोल मोमेंट वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपली क्यू इंटू, अब लेंथ हो गई 2a, और डायरेक्शन क्या होगी आर कैप, है ना। इसको मैंने आर कैप बोल दिया है, ठीक है, एक्सियल के अलावा। तो Q2 आर कैप, ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया पहली चीज। अब पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चार्जेस की वजह से लिख देंगे। सपोज इसकी वजह से कुछ E1 बार होगी, इसकी वजह से कुछ E2 बार होगी, और उन दोनों का हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ईपी बार। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ईपी बार जो होगा वो होगा तुम्हारा E1 बार प्लस E2 बार, है ना। तो इस माइनस क्यू की वजह से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हम पूरी वैल्यू लिखते हैं, ईपी बार क्या होगी। तो पहले माइनस वाले की वजह से लिखोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, K/Q/R², है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो पॉइंट चार्ज की तरह लिख दो, K/Q, इसका डिस्टेंस कितना होगा, R प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस तुम्हारा R है और ये और ऐड होगा तो R प्लस ए हो जाएगा। तो K/Q/R+A होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आर कैप, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। चलो ये E1 E2 की जगह ना मैं ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर रहे।
माइनस प्लस, ई माइनस बार प्लस ई प्लस बार। तो ये ई माइनस बार है बेसिकली, जो इसकी वजह से माइनस चार्ज की वजह से, और ये प्लस की वजह से है, ठीक है। ये हो गया। अब ई प्लस बार को हम लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव वाले की वजह से अगर हम लिखें, तो वो भी वही होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो के क्यू, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस होगा दिस आर माइनस दिस ए, तब ये डिस्टेंस मिलेगी। तो आर माइनस ए हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो इसकी वजह से हमारा डायरेक्शन होगा आर कैप, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम यहाँ से के क्यू कॉमन निकाल लें, तो हम लिखेंगे वन बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस वन बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर, और आर कैप डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आर कैप, इस माइनस को हमने इधर ले लिया था बाहर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, ये हो गया ईपी बार की ईपी बार की वैल्यू, ठीक है। अब ईपी बार को हम लिखेंगे, तो ईपी बार को हम लिखेंगे के क्यू, यहाँ पे आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा, आर माइनस एक के साथ हम आर प्लस ए होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिख ही देता हूँ, चलो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, प्लस टू ए आर, और माइनस करेंगे इसके साथ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये आर माइनस ए का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस टू ए आर, इस तरीके का बन जाएगा। और ये हो जाएगा आर कैप, ठीक है। ये हो जाएगा के क्यू, अंदर आएगा तुम्हारा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा माइनस ये ब्रैकेट खोलने में, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और ये प्लस टू ए आर, और माइनस माइनस ये भी प्लस टू ए आर, तो फोर ए आर बचेगा, फोर ए आर अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल, ठीक है। ये हो गया आर कैप। ये हो जाएगा फोर के क्यू ए आर अपॉन, अगर इसको तुम देखो नीचे वाले को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आर माइनस ए आर प्लस ए होल स्क्वायर आर कैप। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर के क्यू ए आर बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी तुम्हारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। और ये आर कैप ही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी की वैल्यू है। अब क्योंकि ये डायपोल है, तो डायपोल में हमने एक चीज बोली थी कि ये सेपरेशन बहुत छोटा होता है ना। तो जो आर है वो मच मच ग्रेटर देन टू ए होगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर मच मच ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। अगर आर मच मच ग्रेटर देन ए है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, वो नियरली इक्वल टू तुम्हारा आर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि आर मच मच ग्रेटर देन ए है, ठीक है। तो अब हमको इसको सिंपली लिख देंगे फोर के क्यू ए आर बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आर की पावर फोर, ठीक है। और ये यहाँ से इसको काट देंगे, ये आर क्यूब बचेगा, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं फोर के की वैल्यू में लिख रहा हूँ वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसके बाद मैं लिखूंगा क्यू ए बाय आर क्यूब, ठीक है। अब ये जो ए है, इस फोर को मैं टू को यहाँ रख दूं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ टू इंटू वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू ए, है ना, इंटू क्यू बाई आर क्यू, ऐसा कर दिया। और डायरेक्शन तो आर कैप है, तो टू ए क्यू किया मैंने, ये टू ए क्यू क्या बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो, टू ए क्यू आर कैप, या टू ए क्यू देखो अभी केवल, तो क्या ये पी बार का मैग्नीट्यूड नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसको लिख सकते हो टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और टू ए क्यू को मैं लिखूंगा पी, है ना, बाय आर क्यू और आर कैप। और अब तुम अगर ध्यान से देखो, तो आर कैप जो डायरेक्शन है, वो ये इस डायरेक्शन को हम बोल रहे हैं। क्या ये पी कैप भी है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में है, तो आर कैप इक्वल टू पी कैप, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो इसको तुम लिख सकते हो टू इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कैप, सॉरी, पी पी कैप बाय आर क्यूब, है ना। और यहाँ से तुम ये भी लिख सकते हो कि ये हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में टू, ये पी और पी कैप का मल्टीप्लिकेशन पी बार मतलब पी वेक्टर बाय आर क्यूब, ये हो जाएगा ई एट एनी एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमने वेक्टर, तो इस तरीके से हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और इसी को तुम अगर ऐसा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी बाय आर क्यूब इंटू पी कैप। ठीक है, वही चीज लिखी है, बस ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, बाकी वही चीज यही है। तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको तुम अपने आप से जरूर डिराइव करके देखना एक बार, आज की वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देख लो उसके बाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट्स की। ठीक है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर से हमें वही डाइपोल बनाना पड़ेगा पहले तो। सपोज ये हमारा डाइपोल है -q+q, और फिर हम इक्वेटोरियल लाइन बनाते हैं इस तरीके की। इसको स्ट्रेट कर लें जरा। ये हो गई, ये है तुम्हारा ओरिजिन। ठीक है, तो अब किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। सपोज हम ये एक पॉइंट लेते हैं पी। ठीक है, इस पी को जरा इन दोनों से जोड़ दो, इसको और इसको। कौन कौन सी वैल्यूज हमें डिस्टेंस के फॉर्म में पता है? एक तो हमें पता है कि ये ए है, ये ए है। ये पी हमने सपोज इससे आर डिस्टेंस पर लिया है, ये हो गया। तो ये अपने आप हम कैलकुलेट कर लेंगे √r² + a²। ये दोनों के लिए यही होगा, इधर वाले के लिए भी सेम होगा। ठीक है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ दोबारा। तो जो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो होगी तुम्हारी कुछ ऐसी, इस डायरेक्शन में। इसको मैंने बोल दिया सपोज E+बार। और जो माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरीके से, E- बार। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब एक चीज तो तुम मानोगे कि E+बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E- बार का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है। इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा KQ बाय √r² + a², ये डिस्टेंस है दोनों का होल क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गए। ठीक है, अब आते हैं अगली चीज पर। अब जैसे सपोज मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ थीटा। ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा बोला है, तो ये भी थीटा ही है, दिख रहा है ना? तो अगर ये दोनों थीटा है तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ। ये थीटा है तो ये 90 में थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा तुम्हारा, है ना? और सिमिलरली ये भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहे हैं सारे। ये क्यों होगा? ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर से बता देता हूँ, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों ही थीटा है। ठीक है, अब जरा ये E+ और E- को रिजॉल्व करते हैं। तो E+ का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, जिसको हम बोलेंगे E+cos थीटा, और एक डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम बोलेंगे, सॉरी इसको साइन बोलेंगे, मिस्टेक हो गई, E+sin थीटा, ये हो जाएगा E+cos थीटा। ठीक, E- को रिजॉल्व करोगे, इसका भी एक नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा, इसको बोलेंगे E- sin थीटा, और एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा E- cos थीटा। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि E+ और E- के अगर मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन जो हमारे मतलब एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल लाइन के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा। यानी कि अगर इसको मैं पी कैप बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगी -P कैप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, इसको हम लिखेंगे E+sin थीटा प्लस ई माइनस, सॉरी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा प्लस E- cos ऑफ थीटा, और डायरेक्शन क्या है? -P कैप। ठीक है, बेसिकली इन दोनों को ऐड किया है और -P कैप। तो ये हो गया तुम्हारा E+cos थीटा, E- cos थीटा। ठीक है, E+ और E- दोनों का वैल्यू सेम ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2E, सॉरी ई कॉमन ले लिया, और अंदर बचेगा cos थीटा। हाँ, तो 2E cos थीटा हो गया ना, 2E cos थीटा -P कैप, है ना? ई का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिखा है ऊपर, हमने निकाल रखा है वो, KQ बाय √r² + a² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2
के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सही लिख लिया। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया कॉस थीटा। और डायरेक्शन तो माइनस बी कैप है, वो अलग रखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर से वही करेंगे, 2a को एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, तो 2a, पहले k को अलग लिखते हैं, के क्यू, सॉरी के क्यू, के इंटू में 2a, है ना, इंटू में क्यू, ए और क्यू में थोड़ा सा डिफरेंस, चलो ठीक है, ए इंटू क्यू, अंदर जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया, और माइनस बी क्या। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, तो 2a क्यू, ये क्या लिखा है, मतलब q इंटू 2a, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, यानी कि इसको मैं p लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा के पी। और यहाँ पर फिर वही चीज कि हमारा r जो है वो मच मच ग्रेटर देन a है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ये, और माइनस पी कैप। ठीक है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं के पी माइनस पी कैप बाय आर क्यूब, है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी माइनस पी कैप, यानी कि माइनस पी बार बाय आर क्यूब। ये होगा इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, है ना, इंटू माइनस पी कैप। तो इससे तुम्हें और क्लियर हो रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इक्वेटोरियल पॉइंट्स के लिए भी कैलकुलेशन कर ली। तो अब हमारे पास बस एक तरह का पॉइंट बचता है, जो कि है तुम्हारा जनरल पॉइंट। तो अब जनरल पॉइंट की कैलकुलेशन पर आते हैं। इक्वेटोरियल और एक्सियल का तुमने देख लिया, एक बार इसको खुद से डिराइव करके जरूर देखना। ठीक है, तुम्हें बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अगला आप हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। चलो, तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो डाइपोल ड्रॉ करते हैं पहले अपना। इस तरीके का हमारा डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस ऑब्वियस है कि 2a है। ठीक है, अब मैं जरा एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइंस बना लूं। हम्म, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सियल लाइन। अब हम इक्वेटोरियल बनाने पहले, जरा एक मिनट। इस तरीके से। ठीक है, अब हम किसी जनरल पॉइंट पर निकाल रहे हैं, सपोज ये है जनरल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई भी हो सकते हैं, बट हम आर थीटा ले रहे हैं, तो समझ में आ ही रहा होगा कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा मैंने दिखा दिया था कि कैसे हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो, थोड़ा सा इसको नीचे बनाता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पर लिखा था, बताओ, ई आर कॉमा थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो यार कि इस पॉइंट को अपने डाइपोल के इससे सेंटर से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब अभी तक हमें क्या आता है कि हम एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करें ना, कि अपनी ये जो अभी लाइन हमने बनाई है, इसको एक्सेस बना के हम डाइपोल को इस लाइन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक तो ये लाइन हो गई और इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा ये, है ना, इस पे डाइपोल के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, है ना। और फिर
उन कंपोनेंट्स की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे इक्वेटोरियल और एक्सियल का फॉर्मूला यूज करके, और उससे हमें उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो आओ देखते हैं क्या करना है। तो बेसिकली अपने को ये पता है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ पी होगा, ये पी बार मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डाइपोल को अपने दो कंपोनेंट्स लेंगे इसके, ठीक है। तो डाइपोल को हम ऐसे तोड़ेंगे, एक होगा इसके इस लाइन के अलोंग, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल करके आएगा पी कॉस थीटा, ठीक है। और एक होगा तुम्हारा इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे बना दे रहा हूँ, है ना। सेंटर तो सेम ही रहेगा इस तरीके में, है ना, ऐसा। ये होगा तुम्हारा पी साइन थीटा। अब ये दो डाइपोल बन गए, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा। अब पी पॉइंट जो है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो इस पी कॉस थीटा वाले डाइपोल के लिए तो एक एक्सियल पॉइंट है, और पी साइन थीटा वाले डाइपोल के लिए एक इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। तो इस पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, और पी कॉस थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो अब हम दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। सपोज इस पी कॉस थीटा को मैं पी वन बार बोल दे रहा हूँ अभी के लिए, या पी वन बार, ठीक है। और इसको मैं पी टू बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम पी वन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट टू, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल टू। तो अब ई वन और ई टू कैलकुलेशन हम इसकी करते हैं, और फिर इसके बाद हम इसमें रख देंगे। तो ई वन बार की बात करते हैं पहले। तो वो क्या होगा, एक्सियल पॉइंट है ना, पी वन के लिए। तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हें अगर याद हो, अभी हमने किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी बार बाई आर क्यूब, टू पी बार बाई आर क्यूब। तो पी बार तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर, पी का मैग्नीट्यूड है पी कॉस थीटा, तो पी बार की जगह हम यहाँ पर रखेंगे पी कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन को अगर मैं कुछ बोल देता हूँ अभी के लिए, क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ, चलो मैं अभी के लिए इसको एक्स वाई प्लेन मान ले रहा हूँ इस तरीके से। तो इस डायरेक्शन को मैं आई कैप बोल दे रहा हूँ, और इस डायरेक्शन को मैं जे कैप बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये टू पी कॉस थीटा आई कैप, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई होगी तुम्हें। ई वन बार। अब ई टू बार लिखते हैं। ई टू बार तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर होता है। तो जो ई वन बार वैसे तुम्हें दिख भी रहा होगा, मैं एक बार वेक्टर ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पर। तो ई वन बार तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, एक मिनट, ये होगा तुम्हारा ई वन बार, है ना। और ई टू बार तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, डाइपोल से उल्टी डायरेक्शन में होता है, तभी तो वो माइनस का टर्म आता था। डाइपोल का डायरेक्शन ये है, एक मिनट, डाइपोल का डायरेक्शन अगर ये है तो इक्वेटो इसका डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड ये ई टू बार क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो यार इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस पी बार बाई आर क्यूब हुआ था। माइनस हमने क्यूब किया था डायरेक्शन के लिए, तो अभी डायरेक्शन देख रही, तो हमारे लिए डायरेक्शन क्या है, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन माइनस जे कैप थी, तो माइनस माइनस जे कैप प्लस जे कैप हो जाती। और वो दिख भी रहा है कि जे कैप ही डायरेक्शन है ई टू बार की, ठीक है, हमारे लिए हुए एक्स वाई के हिसाब से। इसको हम लिख सकते हैं पी बार, यानी कि पी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा है ना, पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। और माइनस माइनस जे कैप बनता, तो उसको मैं सीधे जे कैप लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि माइनस पी कैप बनता, पी कैप तुम्हारा माइनस जे कैप है, समझ रहे हो, वो माइनस माइनस हमने माइनस पी कैप किया था। तो पी कैप तुम्हारा माइनस जे कैप, क्योंकि जे इस तरफ है और डाइपोल ऐसा रखा है, तो पी कैप तुम्हारा माइनस जे कैप है। और माइनस पी कैप हो जाएगा, जो है इसका इसको उलट देंगे तो वो जे कैप ही हो जाएगा, तो सीधे वही जे कैप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। तो ई वन और ई टू हमने लिख लिया। अब ईपी बार लिखते हैं भाई। ईपी बार तुम्हारा होगा ई वन बार प्लस ई टू बार, है ना। तो इसमें कॉमन ले लें पहले तो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी कॉमन दिख रहा होगा, पी बाई आर क्यूब भी कॉमन दिख रहा होगा बेसिकली, पी बाई आर क्यूब भी कॉमन दिख रहा होगा। अंदर जाएगा तुम्हारा, ये चलो एक स्टेप में लिख देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी वरना तुम्हें, ठीक है। तो ई वन बार हम पहले लिख लेते हैं, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस यही है ना। ये होगा तुम्हारा 1/4, ई टू बार मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा बाय आर क्यूब इंटू जे कैप, ठीक है।
तो अब मैं इसमें जो जो कॉमन निकल रहा है निकाल रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा, साथ में तुम्हारा p/r³ कॉमन निकल जाएगा। अंदर बचेगा तुम्हारा कॉस थीटा 2 cos θ i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। ठीक है, ईपी बार। तो अब जरा हम ईपी बार का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ये तो बाहर रहेगा ही, अंदर बचेगा √(x²+ y² कर देंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो x क्या है तुम्हारा 2 cos θ, तो 4 cos²θ। ये वेक्टर का पार्ट है, अगर इसमें तुम्हें डाउट आ रहा है तो तुम वेक्टर देख लेना ढंग से, वैसे इसमें डाउट आना नहीं चाहिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहा है बेसिकली, प्लस साइन² थीटा, है ना। ये हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। अंदर ऐसा करते हैं कि 3 cos² थीटा प्लस cos²थीटा इसको लिखते हैं, और प्लस साइन² थीटा करते हैं। तो इससे क्या होगा, cos²थीटा प्लस साइन² थीटा तुम्हारा ये मिल करके 1 बना देगा। तो अंदर बचेगा तुम्हारा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos²थीटा प्लस 1, है ना। तो बेसिकली ई एट जनरल पॉइंट, है ना, का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है तुम्हारा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos²थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड जनरल पॉइंट पर। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तुम या तो यहाँ से देख सकते हो, इससे आई जे कैप में जब तक हम लोग चल रहे थे, तो ये आई का डायरेक्शन, दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन तुमने ऐसे देखी हुई है। बाकी अगर तुम्हें नेट डायरेक्शन निकालनी है तो वो भी देख लेते हैं। तो ये E1 E2 बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी आई है वो आएगी इन दोनों के रिजल्टेंट से, E2 और E1 से। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का होगा, है ना, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ ई जी बार, है ना, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और ये एंगल बनाएगा यहाँ से सपोज कुछ बीटा, है ना। तो tan बीटा की वैल्यू क्या, E2/E1 नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं सीधे, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी E2/E1। एक बार फिर से देख लो, tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी E2/E1, ये एंगल बीटा है। तो E2 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी थी, क्या है मैग्नीट्यूड, p sin θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ यहाँ पे लिखते हैं, इज इक्वल टू p sin θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ अपॉन E1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखा था हमने, E1 का मैग्नीट्यूड है तुम्हारा 2p cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2p cos θ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। अगर कटिंग करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, p से p कट गया, तो ये बचेगा tan बीटा इज इक्वल टू, हाँ तो यार ये साइन अपॉन कॉस अपना tan बन गया था, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर और आ जाएगा। तो tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी tan θ/2। ये डायरेक्शन मिल जाएगी, थीटा अपने को गिवन ही होगा, है ना, क्योंकि आर और थीटा तो गिवन थे ना जनरल पॉइंट के लिए, ये रहे। हाँ तो यार इस तरीके से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan θ/2, थीटा हमें गिवन था, तो ये हमारा आ गया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूछा तो तुम इस तरीके से कर सकते हो, और अगर तुम कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करना है उस पर डिपेंड करता है। बाकी तुम आई जे मान करके ये जो ईपी बार हमने निकाला था यहाँ तक भी कर लोगे तो ये भी बढ़िया है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे क्या किया गया है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमने डाइपोल की हर तरह के पॉइंट के लिए कर ली है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट के लिए। अभी पोटेंशियल की कैलकुलेशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब एक आधे रोडोफ के क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर सीधे, तो तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल का पार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक अभी रोडोफ का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। उफ, रोडोफ का क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये, रोडोफ 3.40, यानी कि थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का 40th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, अ पॉइंट डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक मोमेंट, पॉइंट डाइपोल with an electric moment P, with an electric moment P oriented in the positive direction of the z-axis, oriented in the
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द z axis is located at the origin of coordinates is located at the origin of coordinates. ठीक है. Find the projections Ez. Find the projections Ez. ठीक है. And E perpendicular of the electric field and E perpendicular of the electric field strength vector on the plane perpendicular on the plane perpendicular to z axis to the z axis at the point S at the E perpendicular vector and on the plane perpendicular to the z axis at which points is E perpendicular to P. तो आप देखते हैं. इसे बोल रहा है पॉइंट डाइपोल. अच्छा, एक क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, आपको भी बना देते हैं, फिर देखते हैं. ठीक है. इस तरीके से ये है तुम्हारी जेड एक्सिस बेसिकली. ये है तुम्हारा डाइपोल पी और यहाँ से कुछ थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर ये है पॉइंट तुम्हारा एस. ठीक है. तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को. तो यार देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. या तो तुम वो रिजल्ट याद रखो जो हमने डाइपोल का भी जनरल पॉइंट के लिए देखा था, या फिर जो तरीका हमने यूज किया था कि उसके जिस लाइन पर हमारा वो पॉइंट है उस लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर हम डाइपोल के कंपोनेंट ले लें और सारी कैलकुलेशन करें, वो तरीका याद रखो. तो मेरे को सेकंड वाला मेथड ज्यादा सही लगता है, तो मैं वो कर रहा हूँ. अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो. वो कैसे करोगे वो तुम खुद सोचो. ठीक है. बाकी इसको मैं करके दिखा रहा हूँ. बेस्ट वे भी यही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसमें मेमोराइजेशन करना पड़ता है, वो अगर तुम्हें नहीं याद हुआ तो दिक्कत हो सकती है. तो आओ देखते हैं. तो बेसिकली इस डाइपोल का हम पहले कंपोनेंट ले लें एक इधर इसके अलोंग. इसको मैं बोल रहा हूँ P1 बार, जो कि हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है तुम्हारा P1 cos थीटा. और एक हम इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे अब. ठीक है. जो कि हो जाएगा तुम्हारा P1 sin थीटा, सॉरी P sin थीटा, ये P cos थीटा था. ठीक है. और इसको मैंने बोल दिया P2 बार. ठीक है. तो ये दो डाइपोल अब बन गए हमारे इस तरीके से. तो वही EP बार ES बार बेसिकली अब की बार इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार. तो अब लिखते हैं E1 बार लिखते हैं पहले. E1 बार होगा तुम्हारा, क्योंकि ये पी कॉस थीटा के लिए कैसा पॉइंट हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया. तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सिंपली 2p cos थीटा, जो कि 2p होता है बेसिकली, वो p का वैल्यू p cos थीटा है यहाँ पर. 2p cos थीटा बाई आर क्यूब. और इस डायरेक्शन को मैं सपोज आई बोल रहा हूँ अभी के लिए, आई कैप. और इस डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ जे कैप. ठीक है. मतलब ये एक्स वाई मैंने इस तरीके से माना है, आई कैप. ठीक है. फिर E2 लिखते हैं हम. वैसे आई जे मेरे को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि जेड दे दिया उसने, बट चलो, है ना. अब मैंने दे दिया ना, परपेंडिकुलर के लिए बेस्ट रहता है इसलिए दे दिया.
वो हो नहीं सकता क्योंकि एक्चुअल आईजे अलग होगा, ठीक है, ये बस ये वाला ने माना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आईजे नहीं है वो, बेसिकली आईजे ले नहीं सकते क्योंकि जेड दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। हम्म। अब दूसरा हम बोलेंगे, ये पी साइन थीटा हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इस डायपोल की वजह से जो तुम्हारा होगा, मतलब ये पी टू की वजह से अगर तुम देखोगे, तो ये तुम्हारा कैसा पॉइंट है, एक पॉइंट जरा मैं ये ई वन और ई टू बना भी देता हूँ, ठीक है। ई वन का जो डायरेक्शन होगा वो यही होगा, और जो ई टू का डायरेक्शन होगा वो, क्योंकि डायपोल का डायरेक्शन प्लस जे कैप में, तो ई टू का डायरेक्शन इधर होगा। इस तरीके से ये बना देता हूँ। ई टू हो जाएगा पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या है कि माइनस जे कैप। ये हो गए अपने ई वन और ई टू, हमने लिख लिए, ठीक है। ये निकल गए, है ना। ठीक है। तो बेसिकली ई वन ई टू अपने आ गए। हमें चाहिए क्या, क्या हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो अभी हमें जरूरत ही नहीं। हमें क्या बोल रहा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कुछ कंपोनेंट होगा, एक तुम्हारा जेड एक्सिस के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर, है ना। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो होगा उसको मैं बोल रहा हूँ सपोज ई जेड बार, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होगा उसको ई परपेंडिकुलर बार। ये हमें निकालने हैं। तो ई जेड बार, है ना। तो इन दोनों के ही कंपोनेंट ई वन और ई टू का कोई कोई कंपोनेंट, अगर मैं इस ई वन का कंपोनेंट इन दोनों पे लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, और ई टू का कंपोनेंट भी इन दोनों पर लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए इसको एक्सटेंड कर लो पीछे। तो यही हमें करना है। समझे बात को। तो ई वन का कंपोनेंट पहले ई परपेंडिकुलर ई जेड के अलॉन्ग लेते हैं। उसके लिए थोड़ी ज्योमेट्री करनी पड़ेगी। अब अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ये वाला, है ना, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ये है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये ये वर्टिकली है, ये भी वर्टिकली, दोनों पैरेलल है, और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक। ये थीटा होगा, तो ये वाला तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ई वन ई टू। हाँ, ई वन ई टू परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ई वन का कंपोनेंट अगर मैं लेना चाहूँ इसके अलोंग, ई जेड के और ई परपेंडिकुलर के अलोंग, तो वो हो जाएगा माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा ई वन कॉस थीटा। हाँ, एक मिनट, ठीक है। तो इजेड बार पहले लिखने की हम, सॉरी, किसी एक को लिखते हैं, हाँ चलो इजेड बार लिखने की कोशिश करते हैं। इजेड बार, ठीक है, जेड के अलोंग। तो जेड के अलोंग दोनों के कंपोनेंट ले लेते हैं, इस ई वन का भी और ई टू का भी। तो ई वन का कंपोनेंट क्या होगा, ई वन कॉस थीटा इजेड। हाँ, ई वन कॉस थीटा इजेड कैप, अगर इजेड बार के डायरेक्शन पर मैं वो बोल दे रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई वन कॉस थीटा इजेड कैप, है ना। और ये होगा ई टू साइन थीटा, बट ये नीचे की तरफ आएगा, तो माइनस ई टू साइन थीटा इजेड कैप मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। तो ये हो जाएगा ई वन कॉस थीटा इजेड कैप, और इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई टू साइन थीटा। ये दिख भी रहा होगा तुम्हें, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ, ये ई टू है, ये थीटा है, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है। तो माइनस ई टू साइन थीटा इजेड कैप, है ना। तो ये बेसिकली इजेड बार जो तुम्हारा हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ, जो ये पूछ भी रहा है, तो हो जाएगा तुम्हारा ई वन कॉस थीटा माइनस ई टू साइन थीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं। ई वन तुम्हारा है टू पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब, टू पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब इंटू कॉस थीटा, माइनस ये ई टू साइन थीटा बोल रहा है, ई टू तुम्हारा क्या है, पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, पी साइन थीटा बाई आर क्यूब इंटू साइन थीटा, है ना, यही करने को ही बोल रहा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा। ये हमने सही लिखा है। अच्छा हाँ, ये फोर पाइप सेवन नॉट हम लगाना भूल गए यहाँ पर, ठीक है, फोर पाइप सेवन नॉट हर जगह लगा लेना। यहाँ पर फोर पाइप सेवन नॉट, और यहाँ पर भी फोर पाइप सेवन नॉट, हाँ वही मैं सोचा था कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंदर आएगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ। हाँ, सॉरी, यही गड़बड़ हो रही थी, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो जब तुम ये कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, हम्म, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा फोर पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, है ना।
और अंदर मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा ये, इसको हम बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा को हटा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सॉरी साइन स्क्वायर थीटा को मैं, ये टू कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा। ये बन जाएगा तुम्हारा पी अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू में बनेगा ये थ्री कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये हो जाएगा ई जेड जो तुम्हें चाहिए था। तो ये एक आंसर हो गया। ई परपेंडिकुलर की बात करेंगे, है ना। तो इसको देखते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमें कंपोनेंट लेने हैं। वो होगा E1 cos 90 माइनस थीटा, इसका लोगे तो ये बनेगा E1 cos 90 माइनस थीटा, या E1 sin थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थीटा E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E2 का ये वाला कंपोनेंट इधर आएगा, E2 का सॉरी E2 का cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर आएगा, तो E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये मेरे ख्याल से तुम्हें फिगर से दिख गया होगा। तो ये होगा तुम्हारा E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा। हाँ, तो इसको मैं लिख रहा हूँ फिर E1 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 हमारा क्या था, वही लिखते हैं, 2p cos थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। हम लिखेंगे 2p cos थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अंदर जाएगा तुम्हारा sin थीटा प्लस E2 तुम्हारा आएगा p sin थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, p sin थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब cos थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2p cos थीटा sin थीटा प्लस p cos थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा 3p cos थीटा sin थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर सही किया है तो एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो ये आंसर एकदम तुम्हारा सही है। ठीक, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमने ईपी निकाल लिया, ई परपेंडिकुलर निकाल लिया। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता था कि तुम जनरल पॉइंट पर जो हमने रिजल्ट याद किया हुआ है वो देखते, फिर उसका एंगल कुछ बीटा बनता हॉरिजॉन्टल के साथ। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके से तुम यहाँ पर ये कंपोनेंट जैसे हमने E1 E2 लिखा, फिर इन्हीं के कंपोनेंट ई ई ई पर ई परपेंडिकुलर और EZ के अलोंग ले लिए, सॉरी, हाँ E1 E2 लिखा और इन्हीं के कंपोनेंट हमने ई परपेंडिकुलर और EZ के अलोंग ले लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान तरीका था मेरे ख्याल से। बाकी दूसरा तरीका ये होता था कि ये E1 E2 ना लिख करके तुम डायरेक्टली इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते, उसका कुछ एंगल बीटा होता और उसका कॉस बीटा और साइन बीटा कर देते, तो तुम्हें उसके कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर EZ के अलोंग मिल जाता, तो वो सेकंड मेथड था। तो वो मेथड में तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, उसको तुम अपने आप से ट्राई करना, उससे भी आंसर सेम आएगा, और फिर कमेंट करके जाना कि कौन सा मेथड तुम्हें इजी लगा दोनों में से। ठीक है, तो ठीक है यार, ये इसका इजेड हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा एरोडो क्वेश्चन नंबर 46, 3.46 है ना। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। अ डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक मोमेंट, अ डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक मोमेंट, ठीक है, P is located at a distance R, P is located at a distance R, हाँ तो आगे लिखते हैं लोकेटेड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड, फ्रॉम अ लॉन्ग थ्रेड charged uniformly with a linear density lambda, charged uniformly with a linear density lambda, find the force F acting on the dipole, find the force F acting on the dipole if vector P is oriented, if vector P is oriented
पहला है पार्ट ए, बेसिकली ये 3 पार्ट का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन भी है। अलोंग द थ्रेड, अलोंग द थ्रेड। सेकेंड पार्ट है तुम्हारा अलोंग रेडियस वेक्टर आर, अलोंग रेडियस वेक्टर आर। तीसरा है एट राइट एंगल्स टू थ्रेड एंड रेडियस वेक्टर आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली वही है कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना तुम्हें आ गया है, और लाइन चार्ज की वजह से तुम्हें आता ही था। तो तुम उस तरीके से फोर्स, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैलकुलेट करोगे, और वो तीनों अलग अलग केसेस हैं जिसमें एक तुम्हें डाइपोल थ्रेड के अलोंग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, दूसरा थ्रेड के परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, तो उसके अलोंग ओरिएंटेड है। और तीसरा इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब वो दूसरे प्लेन में ही होगा, तो वो अलग चीज है। तो ये तीनों तुम्हें कैलकुलेट करने हैं। तो ये क्वेश्चन यार तुम्हारा होमवर्क है, तो इसको तुम करके लाओ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर हम डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के बाद तुम्हें डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में अब कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जितने भी केसेस हो सकते हैं हमने कर लिए हैं, और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी देखे। बाकी इस क्वेश्चन को तुम करके लाना यार। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।